हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण चीज़ें, और बहुत कम में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, बहुत कम लेक्चर्स में, बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे और पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम पूरा शुरू से कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे Q&A फॉर्मेट में, और आगे चल के मैक्सिमम चीज़ें आपको नोट्स के फॉर्मेट में मिलेंगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। ये स्टार्ट होता है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनीज के अराइवल से ये हम हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ARO का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, प्लस में बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, एसएससी के लिए भी देख सकते हो आप इसको, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड यूरोपियन वांट्स टू कम टू इंडिया। यूरोपियन क्यों इंडिया में आना चाहते थे? अगर आना चाहते थे तो यूरोपियन आए, क्यों आए, और ये का पर्पस क्या था आने का? तो आने का पर्पस ये था बच्चा कि ये डायरेक्ट ट्रेडिंग जो रूट है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में, क्योंकि इनका ट्रेडिंग रूट इंटरप्ट हो गया था 1453 में। 1453 में इनका ट्रेडिंग रूट इंटरप्ट हो गया था। इनका जो डायरेक्ट ट्रेडिंग रूट था नहीं, तो इस वजह से ये डायरेक्ट ट्रेडिंग रूट ढूंढना चाहते थे इंडिया के बीच में, क्योंकि अरब मुस्लिम्स इंटरमीडियरीज को ये एलिमिनेट करना चाहते थे कि इनका इंटरमीडियरीज ये नहीं चाहते थे कि अरब मुस्लिम रहें। क्यों? क्योंकि स्टफ्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जा रहे थे। दूसरा है टू गेन इजी एक्सेस टू इंडियन कमोडिटीज़, स्पाइसेस, कैलिकोज, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स। तो ये मांग थी यूरोप में। तीसरी चीज़ है इन्फ्लुएंस ऑफ रेनासा होता है वहाँ पे, और रेनासा होने की वजह से शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में एडवांसमेंट आता है। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में एडवांसमेंट आएगा, ये भी एक रीज़न था कि इंडिया तक लोग पहुँचे। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यूरोप की बढ़ गई, जिससे कि लग्जरी गुड्स की मांग यूरोप में बढ़ गई। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड पोर्चुगीज बिकेम फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया। ये पहले यूरोपियन क्यों बने इंडिया तक आने में? ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन क्यों बने पोर्चुगीज? एक मिनट। तो ये पहले इसलिए बने बच्चा कि जो पोर्चुगीज थे, इन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी को फैलाने में मदद की। मतलब क्रिश्चियनिटी जो थी वो रेजिस्टेंस था इस्लाम का, तो ये इस्लाम के रेजिस्टेंस मतलब क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे। इनके यहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, जिसका उपनाम था नेविगेटर, और उसकी इच्छा थी कि हाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए पूरे फॉर ईस्ट तक। नेविगेशन करने में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी रुचि थी प्रिंस हेनरी की, और इसीलिए पोप निकोलस फिफ्थ ने 1454 में एक राइट्स दिए, मतलब रिलीजियस राइट्स दे दिए कि ठीक है आप फैलाओ और आप अलग अलग जगहों पे जाओ, क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। इसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलॉस, जो कि 1494 में होती है, जो अलाउ करता है पोर्चुगीज़ को कि भाई ऐसा है कि अटलांटिक ओशन में, मान के चलो कि दिस इज़ अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, मतलब एक्चुअल में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी लाइन एक खींची गई, और ये कहा गया कि इसके ईस्ट में
जो एक्सप्लोरेशन का कार्य है वो पोर्चुगीज करेंगे, और इसके वेस्ट में जो एक्सप्लोरेशन का कार्य है वो करेंगे स्पेनिश। तो इस वजह से इसके ईस्ट में जितना भी एक्सप्लोरेशन का कार्य है ट्रेडी ऑफ टॉर्डिसोलोस के हिसाब से वो पोर्चुगीज के हाथ में आ गया, इसलिए पोर्चुगीज इंडिया आ गए। एक मनुष्य था जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोजा 1487 में, और इसकी मदद से आप देखोगे वास्को द गामा इंडिया पहुंचता है 1498 में। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द वास्को ड गामा एंड व्हाट वाज हिज रोल इन इंडिया। वास्को ड गामा कौन था, इसका रोल क्या था? तो आपने को पता है कि वास्को ड गामा जो था वो पोर्चुगीज था, जो कि इंडिया में आया था 1498 में, और ये माना जाता है कि इसने पीछा किया था अब्दुल माजिद का, जो कि गुजराती पायलट था, उसका पीछा करते हुए आया। इसने क्या किया कि जमूरिन, जो कि कालीकट का था, इसके साथ इसने रिलेशन बनाए, मतलब ट्रेडिंग रिलेशन, और प्रॉफिट इसको काफ़ी हुआ ट्रेड स्पाइसेस के ट्रेड करने में। चूँकि इसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में था, इसी वजह से 1501 में आप देखोगे 1498 में तो ये आता है, 1501 में ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं एट कनानो, और फिर तीसरी बार जब ये आएगा 1524 में तो यहीं कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये 3 बार भारत आता है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चा ये है कि एक पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग पेड्रो अल्वारेज कैब्रल एंड कैब्रल्स एक्सपीडिशन टू इंडिया। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल नाम का जो मनुष्य था, इसकी एक्सपीडिशन इंडिया में इसकी क्या कहानी रही है। तो 1500 में हम देखते हैं कैब्रल एक फैक्ट्री सेटअप करता है कालीकट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री जो पोर्चुगीज के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है दैट वाज इन 1500 कैब्रल के द्वारा कालीकट में इस्टेब्लिश की जाती है। पोर्चुगीज फैक्ट्री जो है ये अटैक की जाती है, एंड इसके बाद आप देखोगे कि कैब्रल की लड़ाई होती है अरब से, और हमें बैटल ऑफ दीव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। नेक्स्ट है, हु वाज द एल्मीडा एंड व्हाट वाज हिज ब्लू वाटर पॉलिसी। एल्मीडा कौन था, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी इसकी। तो एल्मीडा बिकेम गवर्नर ऑफ इंडिया इन 1505। तो ये पहला गवर्नर था इंडिया का, और ही टास्क विद द कंसोलिडेटिंग पोर्चुगीज पावर एंड डिस्ट्रॉइंग मुस्लिम ट्रेड। इसको ये कार्य दिया गया कि आप पोर्चुगीज पावर को बढ़ाओ और मुस्लिम जो ट्रेड है उसको घटाना है आपको, ठीक है। तो इसी के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आता है, और ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू, ब्लू वाटर पॉलिसी की मदद से ये चाहता है कि इंडियन ओशन पे कब्जा किया जाए, और कब्जा करने में एक सिस्टम ये लेके आता है जिसको हम कार्ट्रेज सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक तरीके का पास होता था जो सारी शिप्स को लेना जरूरी होता था। जिस शिप्स के पास ये पास नहीं होते थे, या तो उसको बनवाना पड़ता था या तो हैवी फाइन देनी पड़ती थी, ठीक है। हमें ये भी पता है कि भाई अल्मेडा जो था, बैटल ऑफ दीव हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया, सॉरी, बैटल ऑफ दीव यहाँ पे है अल्मेडा में। तो अल्मेडा में हम देखेंगे बैटल ऑफ दीव होती है, और बैटल ऑफ दीव में पहली बार तो अल्मेडा हार जाता है, लेकिन दूसरी बार 1508 में वो बिल्कुल इजिप्टियन और गुजराती नेवी जो थी उसको क्रश कर देता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है बच्चा। अगला जो है नेक्स्ट, ये क्यों कहा जाता है कि भाई अल्बुकर्क, व्हाई इज अल्फांसो अल्बुकर्क कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन ईस्ट, क्यों कहा जाता है। देखो, अल्मेडा सक्सेसफुल हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अल्बुकर्क की कहानी बड़ी मतलब उम्दा थी। उम्दा इस सेंस में मैं कह सकता हूँ। पहले हम अल्मेडा का थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्मेडा जो था वो सक्सेसफुल हुआ, इस्टेब्लिश पोर्चुगीज कंट्रोल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जैसे कि ओरमुज हुआ, मालाबार हुआ, मलक्का हुआ, रेड सी के इलाके हुए। यहाँ पे अल्मेडा ने अपने पैंट बना ली,
अच्छा, अल्बुकर्क ने क्या किया कि इन्होंने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया 1510 में, ठीक है, और मेकिंग फर्स्ट यूरोपियन कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है बच्चा, मतलब कि इंडियन टेरिटरी पे अभी यूरोपियन का कंट्रोल नहीं था, लेकिन ये पहली बार हुआ था जब किसी यूरोपियन का कंट्रोल इंडियन टेरिटरी पे हुआ। तो आपको याद ये रखना है बच्चा कि 1510 में गोवा को जो है कब्जा किया गया एल्मिडा सॉरी अल्फांसो अल्बुकर्क के द्वारा, इसका जो है किया गया, और ये किससे छीना गया? बीजापुर का सुल्तान था, उससे छीना गया। नेक्स्ट है कि हमने देखा परमिट सिस्टम तो इंट्रोड्यूस किया ही गया था, लेकिन अब अल्बुकर्क और क्या कह रहा है? अल्बुकर्क कह रहा है कि भाई लोकल मैरिजेस करो, लोकल से मैरिजेस, सती प्रथा को इसने अपने जगहों पर ख़त्म कर दिया जहाँ जहाँ पर इसका कब्जा था। इसने बहुत सारे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे टोबैको, कैशू नट्स, ठीक है, और भी कई हैं, जैसे आप देखोगे चिली, ठीक है, और भी कई तरीके की एक्सेट्रा। What were the key actions of नीनो द कुन्हा? नीनो द कुन्हा की एक्शंस क्या थे बच्चा? नीनो द कुन्हा गवर्नर बनता है 1529 में, और ये शिफ्ट करता है पोर्चुगीज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा 1530 में। तो 1529 में ये नीनो द कुन्हा बनेगा गवर्नर, और ये 1503 में गोवा जो है कैपिटल को शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सिक्योर करता है बशीन को, एंड बेस जो ये बनाएगा दीव को, ठीक है, ये सिक्योर बशीन एंड अ बेस इन दीव। किससे सिक्योर करता है बच्चा? किससे लेता है ये? बहादुर शाह गुजरात का शासक था इन 1534। तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसे छीन लेता है बशीन एंड दीव को, दीव का एक देश, ठीक है। कन्फ्लिक्ट होता है 1537 में ड्यूरिंग नेगोशिएशन में बहादुर शाह से छीना जाता है। जब नेगोशिएशन करा तो बहादुर शाह को मार दिया जाता है 1537 में। देन एम्ड टू एक्सपैंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस को बंगाल में भी ये जो है एक्सपैंड करता है, और एक्सपेंशन के रूप में हम ये देखेंगे कि हुगली में हेडक्वार्टर बनाया जाता है ईस्टर्न पार्ट का। तो हम इसमें देखते हैं बच्चा कि 1529, 1530, 1534 में ये लेता है, लेकिन नेगोशिएशन करने में 1537 में बहादुर शाह को मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये हुगली में अपना जो है ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स स्टैब्लिश किया जाता है, इसके द्वारा नीनो द कुन्हा के द्वारा। देन हम बात करेंगे कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस थी जो कि पोर्चुगीज के पास थी। तो पोर्चुगीज हम देखते हैं कि इंडिया में फ्रेगमेंटेड किंगडम्स थे, ठीक है, इंडिया में डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, आर्मी डिसऑर्गेनाइज थी, ठीक है, अरब मर्चेंट डिसऑर्गेनाइज थे हमारे, ठीक है, लेकिन पोर्चुगीज ऑर्गेनाइज थे। हमारी आर्मी डिसऑर्गेनाइज थी, उनकी आर्मी ऑर्गेनाइज थी। मिलिट्री एडवांटेजेस उनके पास थे, जैसे कि कैनन वगैरह वो शिप में लगा के रखते थे, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगर हम टेरिटरी पोर्चुगीज के कंट्रोल में देखें तो हमें देखने पड़ेगा कि जो की रीजन्स थे, जैसे गोवा था, मुंबई था, दमन दीव था, सैंट थॉमे था चेन्नई का, नागपत्तनम था तमिलनाडु का। कुछ मेजर ट्रेड भी इनके अंडर में थे, जैसे मैंगलोर हो गया, कालीकट हो गया, कन्नानूर हो गया, कोचीन हो गया, हुगली हो गया, ये हो गया कुल मिला के कहानी हो गई। जब हम पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि वायसराय जो थे, ही वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इनका टेन्योर 3 साल का हुआ करता था। एक था वेडोर ड फजेंडा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यू के लिए, फ्लीट डिस्पैच के लिए, और एक कैप्टन्स हुआ करते थे जिनको असिस्ट किया जाता था फैक्टर्स के द्वारा, और ये फोर्ट्रेस को कंट्रोल करते थे। रिलीजियस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं पोर्चुगीज के, तो हम देखेंगे कि पोर्चुगीज क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे, मुस्लिम्स को परसिक्यूट मतलब मुस्लिम को तबाह करना चाहते थे। इनिशियली वो हिंदूज के प्रति टॉलरेंट थे, हिंदूज को टॉलरेट करते थे, लेकिन बाद में उनका भी परसिक्यूशन किया गया। 1980 में कुछ जो है जीसस को मानने वाले बाबा भेजे गए अकबर के दरबार में, जो कि ये चाहते थे कि अकबर को कन्वर्ट किया जाए क्रिश्चियनिटी में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया।
देन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशन विद मुगल्स अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल रिलेशन में अकबर जो है वो रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। और चूंकि अकबर रिस्पेक्ट करता था इसलिए अकबर के रेन में हमें देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा है कि अकबर के रेन में ये दरबार में आते थे, पॉलिटिकली काफ़ी अच्छा रिलेशन था, जहांगीर के रेन में भी था अच्छा रिलेशन। लेकिन अगर हम देखें तो पोर्चुगीज़ का कन्फ्लिक्ट ब्रिटिश के साथ हुआ। हम बैटल ऑफ सॉली हुई थी 1612 में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर पोर्चुगीज़ इंगेज हो गए पायरेसी में, स्लेव ट्रेड में। ये एक बड़ा रीज़न था कि शाहजहाँ के साथ इनका रिलेशन गड़बड़ हुआ, ठीक है। चूंकि शाहजहाँ के साथ रिलेशन गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, शाहजहाँ बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं कि आप पायरेसी कर रहे हो। और उसी समय हम ये देखेंगे कि मुमताज़ महल की 2 स्लेव्स को ये जो है किडनैप कर लिया जाता है पोर्चुगीज़ के द्वारा, और इसीलिए शाहजहाँ हुगली को कैप्चर कर लेंगे 1632 में। तो एक ये पॉलिटिकल रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि अकबर और जहांगीर के समय में तो ठीक था, लेकिन शाहजहाँ के समय में पोर्चुगीज़ के रिलेशन बिल्कुल सही नहीं थे मुग़ल के साथ। डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई इजिप्ट में डायनेस्टीज़ का राइज हो रहा है, पर्शिया में राइज हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में राइज हो रहा है, तो ये चैलेंज कर रहे हैं पोर्चुगीज़ को। फिर हम ये देखने को मिल रहा है कि भाई आप कन्वर्जन करा रहे हो तो हिंदूज़ और मुस्लिम बिल्कुल इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। पायरेसी कर रहे हो आप, ये लोकल लोगों को मज़ा नहीं आ रही है इसमें। ब्राज़ील में लोग जो है पोर्चुगीज़ का, जो ब्राज़ील की डिस्कवरी हो गई और वहाँ पे पोर्चुगीज़ का ध्यान लग गया, तो इंडिया पे ध्यान कम रह गया। प्लस में इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारा आ गए, जैसे डच आ गए, इंग्लिश आ गए। तो ये सारे चीज़ें थी जो कि देखने को मिलता है कि डिक्लाइन का कारण थी। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि पोर्चुगीज़ का सिग्निफिकेंस क्या रहा है, तो हम सिग्निफिकेंस में बात कर सकते हैं कि ये फर्स्ट यूरोपियन नेवल पावर थे जिन्होंने इंडिया पे डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी। इन्होंने मिलिट्री इनोवेशन को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कैनन्स, बॉडी आर्मर्स, ठीक है। और हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि इनकी इन्फेंट्री ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। स्पेनिश मॉडल ये लोग यूज़ किया करते थे। इनकी शिप बिल्डिंग एडवांस थी, ठीक है। इनके पास रॉयल आर्सेनल बहुत गजब के थे, मतलब इस्टेब्लिश्ड आर्सेनल थे, डॉकयार्ड्स थे। तो ये सारे चीज़ें पोर्चुगीज़ को एडवांटेज, मतलब सिग्निफिकेंस था, महत्व था पोर्चुगीज़ से रिलेटेड। तो ये कुल मिला के अगर आप इसको पढ़ लिए तो पोर्चुगीज़ का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डच की इन इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच।